हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या सीटेट और टेट एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। छोटा धमाका बड़ा फटाका में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैंने इसका नाम इसलिए इसमें रखा है क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो आई होप इससे सिंपल क्वेश्चन से तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये लोग आप लोग जानते होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। पर भाषा की लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण। याद रखना फ्रेंड्स, अगर आए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो हम उसे क्या कहेंगे? वर्ण। क्या कहेंगे? वर्ण। और अक्षर किसे कहेंगे? जब हम जैसे आ है हमारा अक्षर मतलब वर्ण है, अगर हम इसे लिख दें, लिखित रूप में हो जाए तो हम इसे कहेंगे वर्ण। और सिर्फ हम इसे बोल दें ध्वनि के रूप में आ, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अक्षर। तो आप समझ गए होंगे शायद अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है। अक्षर वो जो हम सिर्फ बोल कर या ध्वनि से बता दें, जैसे आ, का। और वर्ण क्या होगा? जिसे हम लिख कर व्यक्त करें, का। ये हमारा क्या हो गया? वर्ण। शब्द तो आप जानते ही हैं, आइए आगे जानते हैं क्या क्या होता है। देखो, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स। और सार्थकता की दृष्टि से, मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थकता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारी शब्द। जिसका अर्थ निकलता है, सार्थकता, जैसे दुकान, कृष्ण, तो इनका अर्थ निकल रहा है। वर्ण क्या होता है? जैसे हमने लिख दिया आ, अब आ का कोई अर्थ है क्या? ई, इसका कोई अर्थ है? का। ये हमारे वर्ण हो गए, शब्द हमारे हो गए राधा, इसका अर्थ है। ओके फ्रेंड्स। और व्याकरणिक पूर्णता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, मतलब जिसमें पूरा व्याकरण आता हो, उसकी पूर्णता की दृष्टि से हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स क्वेश्चंस बनते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक और आप याद रख सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है। आप सोच रहे होंगे मैम ने कितना सिंपल क्वेश्चन रखा है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन वाकई सिंपल है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। पर इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ नीचे हैं, ठीक है। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या आए कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 52। ओके फ्रेंड्स। परंतु जब ये आए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या, ये मूल शब्द लग जाए, तो आप क्या बताएंगे? 44। क्या बताएंगे? 44। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है? मूल शब्द लिख कर आए तो हमें क्या बताना है? 44। और अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या आए तो 52। और फिर बाल पहाड़ी में वर्णों की संख्या कितनी होती भाई? ये तो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। बाल पहाड़ी में वर्णों की संख्या होती है 49। इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ कि बाल पहाड़ी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हमारी कितनी होती है? 49। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हिंदी में मात्राओं की संख्या होती है। फ्रेंड्स, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 9। तो मैं आपको बता दूं, देखो हमारे स्वर कितने होते हैं?
हिंदी में हमारे स्वर होते हैं कितने? 11। आप इसमें बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जबकि हमारी संस्कृत जो होती है ना, संस्कृत में हमारे 13 स्वर होते हैं। और संस्कृत में भी मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर 9 होते हैं, पर सही स्वर अगर ऐसा पूछा जाए कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप हमेशा 13 लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स। और हिंदी में अगर पूछा जाए तो 11 लगाएंगे। और मात्राएं, भाई मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं हमारी होती हैं 10। हिंदी में हमारी मात्राएं कितनी होती हैं? 10। अब आप सोच रहे होंगे सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, तो आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि हिंदी में 11 तो स्वर हैं, पर मात्राएं मैम सिर्फ 10 ही बता रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती। हमारा जो अ स्वर होता है, इसकी मात्रा नहीं होती, इसके नीचे कुछ नहीं आता। बड़े आ का ये वाली मात्रा आती है, ई की ये मात्रा आती है, सॉरी ई की ये मात्रा आती है, बड़ी की ये वाली मात्रा आती है। इस तरीके से आपने मात्रा तो छोटे में पढ़ी होंगी। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, देखो स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ गए होंगे आप। स्वर कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? आ ई उ ऋषि, ए आय ओ आ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमारे स्वर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अंग और आहा को मैम ने क्यों नहीं लिया, तो मैं आपको बता दूं ये हमारे स्वर की गिनती में नहीं आते हैं। ये अयोग्य वाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोग्य वाह। इसे विसर्ग कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। और व्यंजनों की संख्या 33 होती है और व्यंजनों का वर्गीकरण हम अगले क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वर्गीय व्यंजनों की संख्या। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स वर्गीय व्यंजन तो मैम ने पढ़ा ही नहीं। अरे यार, यहाँ कुछ गड़बड़ है। यहाँ एक ऑप्शन काट कर आप ऑप्शन गलत हो गए हैं, या 25 कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होगा? वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है, अभी मैंने एक ऑप्शन कटवाया तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। ये वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपको वर्गीकरण समझाती हूँ। देखिए, जैसे वर्गीय व्यंजनों की संख्या, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। और वो कहाँ से होते हैं? का से लेकर माँ तक। का, खा, गा, घा, ये सब कहाँ में आते हैं? वर्गीय व्यंजन में। वर्गीय व्यंजन या इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। ओके, का से माँ तक। फिर हमारे व्यंजन आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है फ्रेंड्स? 4। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए, अंतःस्थ व्यंजन जो सांस अंदर की ओर ली जाए उसे हम बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अब देखिए, आ को बोलकर देखिए, य, र, ल, व। बाहर सांस बाहर नहीं निकल रही, हवा बाहर नहीं निकल रही मुंह से, तो ये हो गए हमारे अंतःस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं, ऊष्मा लिख गया है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिनकी ध्वनि गर्म होकर बाहर, ऊष्मा के साथ बाहर निकले, उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। आप अपने मुंह के ऊपर अब हाथ रखिए,
फिर बोलिए शा 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 हा। देखिए हवा बाहर निकल रही है। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका निर्माण स्वर के दो व्यंजनों के मिलने से होता है। कैसे होता है? दो व्यंजनों के मिलने से होता है, वे होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। ये पूरा वर्गीकरण है। इसमें एक द्वितीय व्यंजन भी आते हैं, वो आगे बताऊंगी मैं आपको। देखिए वर्गीय व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन भी 4। वर्गीय व्यंजन का से माँ तक, अंतस्थ व्यंजन यरलवा और ऊष्म व्यंजन शशह और संयुक्त व्यंजन क्षेत्रज्ञ श्रा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इनका वर्गीकरण किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर। निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन हैं। अब हमें तालव्य व्यंजन देखना है। अब आपको पता ही नहीं है कि तालव्य व्यंजन देखते कैसे हैं, तो अभी हम अपने क्वेश्चन को स्किप करते हैं और पहले नीचे से समझ के आते हैं। देखो, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग, मतलब स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। ओके, हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन सा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। क च ट त पा। ओके, और संस्कृत में पढ़ते हैं कुछ टुतुपू। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हें ना हम अपने मुंह के अलग अलग स्थानों से बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब अपने गले पर सबसे पहले हाथ रखिए, जहाँ से आवाज़ निकल रही है वो गोल गोल सा होता ना, वहाँ। ये हुआ हमारा कंठ। ओके, तो कंठ से कौन सी ध्वनि निकलती है? क ख ग घ अंगा। ओके फ्रेंड्स, फिर थोड़ा ऊपर आएंगे, फिर तालु, ऊपर की साइड थोड़ा ऊपर, गर्दन के बिल्कुल बीच में। अब बोलिए च छ ज झ ञ। फिर उसके ऊपर हमारा मूर्धा, मूर्धा मतलब जीभ के ऊपर का भाग। अगर जीभ पलट जाए किसी को बोलने में तो वो होता है हमारा मूर्धा से संबंधित। तो आप बोल के देखिए ट ठ ड ढ ण। क्या पूरी जीभ आपकी ऊपर लग रही है ना? तो इसका मतलब वो क्या हो गया? मूर्धा। अब आ जाओ दांत पर। जो दांत के ऊपर का भाग होता है ना, उस पर टच करेगा। त थ द ध ना। कर रहा है ना फ्रेंड्स? हाँ, तो वो दंत हो जाएगा। ओके, और ओष्ठ मतलब ओठ के द्वारा बोलने वाला, ओठ के द्वारा प फ ब भ म। सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। आपको याद रखना है, पहले कंठ पे याद रखो कंठ, फिर उससे ऊपर थोड़ा तालु, तालु, और फिर जीभ के ऊपर का भाग जहाँ जीभ बिल्कुल टेढ़ी हो जाए वो क्या होता है? मूर्धा। दांत पे टच करें दंत, और ओठों से बोला जाए तो ओष्ठ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। हमें क्या ढूंढना है? तालव्य वर्ण, तालव्य व्यंजन क्या होता है? तो सबसे पहले कंठ, फिर उसके ऊपर क्या? तालु। कंठ कौन सा वर्ग था? क वर्ग। फिर उसके बाद कौन सा आता है? च वर्ग। मतलब च वर्ग के जो अक्षर होंगे वो तालव्य में आएंगे। तालु को ही तालव्य बोला जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ट ठ ड ढ अण, तो ये काय में आएंगे? जीभ तो हमारी वही पूरी उलट गई, पलट गई, सब कुछ हो गया, तो ये किस में आएंगे? तो ये आएंगे हमारे ट ठ ड ढ ण, मतलब ये हमारे काय के हो जाएंगे? मूर्धा के। ओके, अब हम बोलेंगे क ख ग, भाई ये तो हमारी शुरुआत के ही लेटर हैं, तो हम इन्हें किससे बोलेंगे? अपने कंठ से। किससे बोलेंगे? कंठ से। ओके, प फ, भाई ओठ मिल रहे हैं, प फ ब भ म, ओठ मिल रहा है ना, तो ये हो जाएगा ओष्ठ से। ओके फ्रेंड्स, तो बचा क्या? च छ ज झ, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको देखना है, बोल कर ही देखना है फ्रेंड्स। बोलने से अच्छी ट्रिक कोई हो ही नहीं सकती।
ये तो हमारे पास हमेशा रहेगी और हमें हमेशा याद भी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है का, दूसरा चा, गा और ता। अब हमें बताना है घोष वर्ण। अब हमें तो पता ही नहीं है घोष वर्ण किसे कहते हैं, तो आइए पहले समझते हैं कि घोष वर्ण क्या होता है, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण घोष होता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, क्या लिखा है हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या आपको भी नहीं आ रहा है? देखिए, बस इतना याद रखिए, पहले पहला और दूसरा, पहला दूसरा क्या होता है? अघोष। बस इतना याद रखना है, ठीक है? पहला दूसरा अघोष। ओके, मैं अभी आपको समझाती हूँ, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। पहला दूसरा अघोष, याद हो गया? पहला दूसरा अघोष, पहला दूसरा अघोष। अब आ जाइए ऊपर, मतलब ये हमारे वर्ग हैं और इसका पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या हो गया? अघोष। बस अभी आपको इतना ही याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, सब वर्ग हमारे निपट गए। पहला और दूसरा अक्षर अघोष, पहला और दूसरा अक्षर अघोष, पहला और दूसरा अक्षर अघोष। ओके फ्रेंड्स, फिर अगर ये वाले अघोष हुए पहला और दूसरा, तो ऑब्वियसली तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा? घोष होगा। अघोष का उल्टा घोष। तो आपको सिर्फ अघोष याद रखना है, घोष याद नहीं रखना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। आपको याद रखना है पहला दूसरा अघोष होता है। क्या होता है? पहला दूसरा अघोष होता है। फिर और पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा क्लियर हो चुका है, पहला दूसरा अघोष होता है। और ऑब्वियसली अगर पहला दूसरा अघोष होता है तो तीसरा चौथा उसका उल्टा होता होगा, तो वो क्या हो जाएगा? घोष। ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ह, ये हमारे काय में आते हैं? ये हमारे घोष में आते हैं। काय में आते हैं? घोष में आते हैं। और ऊष्म व्यंजन काय में आते हैं? अघोष में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें कर लेना चाहिए। अब इसमें आपको बताना है घोष वर्ण। अब मैंने आपको बताया था पहला और दूसरा अक्षर क्या, वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। इसमें पूछा है घोष। अब अघोष का उल्टा घोष, तो घोष क्या होगा? तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। अब देखिए, का तो फर्स्ट पे ही आता है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। च, ये भी फर्स्ट पे आता है, ये भी नहीं होगा। त, ये भी फर्स्ट पे आता है, हमें तो 3, 4, 5 पे चाहिए। अब का, देखो, क के बाद खा और खा के बाद गा, ये गा तो हमारा तीसरे पे आ गया, तो मतलब ये हमारा घोष वर्ण हो गया। ओके फ्रेंड्स, आगे चलें। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है? निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन, महाप्राण ध्वनि नहीं है? फ्रेंड्स, महाप्राण तो पता करना इतना सिंपल है, हम इसे बोलकर ही पता कर सकते हैं। इसे कुछ भी याद करने की, इसके लिए कोई भी ट्रिक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। तो हमें क्या करना है? महाप्राण देखना है। महाप्राण नहीं है, मतलब महाप्राण नहीं होगी तो क्या होगी? महाप्राण नहीं होगी तो क्या होगी? अल्प प्राण। क्या होगी? अल्प प्राण। इसमें बोला है महाप्राण नहीं है, महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो अल्प प्राण होगी। अब हम पहले समझ लेते हैं कि महाप्राण और अल्प प्राण कहते किसे हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझा देती हूँ, लगता है मैं इसका लिखना भूल गई। तो देखिए, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं और अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? यहाँ आइए, यहाँ आपको सही समझ में आएगा। अब देखिए, पहले हम वर्गों से ध्यान करते हैं। क, अब हमारा ये क आ गया। क बोलने में कितनी ध्वनि लग रही? क। खा, खा में ज़्यादा ध्वनि लग रही है, मतलब इसमें हमारी प्राणवायु
अधिक निकल रही है, तो इसे कहेंगे क्या? महाप्राण। क्या कहेंगे? महाप्राण। घा, तो ये घा भी हमारा क्या हो गया? महाप्राण। अब तो कौन कौन से हो गए? देखो, जिसे बोलने में सबसे ज़्यादा क, खा, ग, घा, ऐसे चा में कम, तो चा क्या हुआ हमारा? अल्प प्राण। चा में कम वायु निकल रही है। अल्प, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब प्राण वायु जो हम बोलते हैं वो। तो जिसमें कम वायु निकले वो अल्प प्राण, और जिसमें अधिक वायु निकले वो महाप्राण। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी हम वायु निकाल के देख ही लेते हैं ना, कौन सा अल्प प्राण और कौन सा महाप्राण, हमसे थोड़ा ना छूट जाएगा। हमें क्या करना है? हमें निकालना है महाप्राण नहीं है, मतलब हमें निकालना है अल्प प्राण। पहले आप ये नहीं का खास ख्याल रखा करें, अगर नहीं पूछ रहा है तो पहले ही अपने दिमाग में सेट कर लें कि उल्टा पूछ रहा है उसका। तो क्या पूछ रहा है हमसे? महाप्राण। अगर आप इसी महाप्राण को लेकर चलेंगे तो आप में कन्फ्यूज़न हो जाएगी, आप नहीं समझ पाएंगे, आप महाप्राण को ही टिक कर देंगे। तो पहले आप ये बदल लीजिए, ये हमारा क्या पूछ रहा है हमसे? अल्प प्राण। ओके फ्रेंड्स, तो हम घा को देखते हैं। तो ग, घा, घा में बोलने में तो बहुत ध्वनि लग रही है, ये नहीं होगा। छा, छा में तो बहुत ध्वनि लग रही है, हमें तो अल्प प्राण चाहिए, ये भी नहीं होगा। ड, ट, ठ, ड, ढा, ढा में ज़्यादा लग रही है, पर ड में कम लग रही है, ये भी नहीं होगा हमारा। देखो, अब ये हमारा भा बचा है। अब क्या होगा? ब, भा, बा में कम, भा में ज़्यादा ध्वनि, तो मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। और देखिए, स्वर को ना तो अल्प प्राण कहते हैं और ना ही महाप्राण कहते हैं। तो स्वर ना हमारे अल्प प्राण में आते हैं और ना ही महाप्राण में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलें। अब देखिए, अब हम आ गए हैं संयुक्त व्यंजनों पर। छा ध्वनि किन दो संयुक्त व्यंजनों के सहयोग से बनी है? अब हमें ये करना है, तो हम इसमें ऑप्शन देखने से पहले हम क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब छा को हम कैसे बनाते हैं? क, आधा का प्लस सा, देखो छ, तो इसमें आ रही है ध्वनि ना। जब एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऐसे ही ता को अभी बताती हूँ, पहले ये समझ लेते हैं। त प्लस रा पूरा होना चाहिए, और त पहला व्यंजन जो है वो आधा होना चाहिए। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, नहीं तो वो आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए इसके नीचे भी हलन दे देगा। इसलिए पहला वर्ण जो पहला व्यंजन होगा वो आधा और दूसरा व्यंजन पूरा। और अगर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, बहुत सारी जगह ऐसे भी लिखते हैं, इसमें ये स्वर निकाल देते हैं, इसलिए इसके नीचे भी हलंत आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ता हमारा काय से मिलकर बनता है? ता प्लस रा से, आधा ता प्लस रा। ज्ञा हमारा काय से मिलता है? वैसे तो हम इसे ज्या पढ़ते हैं, पर अभी हम जब पढ़ते हैं ना तो शब्द मतलब उच्चारण शुद्धि के हिसाब से ज्या पढ़ना चाहिए, पर हम इसे क्या पढ़ते हैं? ज्ञा। तो ये क्या काय से बनता है? जा और ञा से, और श्रा मतलब श्राप वाला श्रा, सा और रा से मिलकर बनता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, जब हम हिंदी डिक्शनरी को देखते हैं ना, तो ये वाला जो छा है वो हमेशा का के बाद ही आएगा। हम इसे लास्ट में नहीं देखेंगे, हम का की लाइन ख़त्म होने के बाद ही छा देख सकते हैं। ऐसे ही ये त्रा है ना, तो ता की लाइन ख़त्म होते ही फिर हम इस त्रा को देख सकते हैं हिंदी डिक्शनरी में। ओके, जब आप कभी भी हिंदी डिक्शनरी देखें तो ये बात हमेशा याद रखें कि अगर हमें त्रा से कोई शब्द ढूंढना है तो वो हमें काय के बाद मिलेगा, ता के बाद ही मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन तो आपको पता ही चल गया होगा, क्या होगा? आधा का और पेट फरवा वाला सा।
ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चले फ्रेंड्स। उच्चारण और प्रकृति तथा प्रयत्न के अनुसार हिंदी में ड और ढ, देखिए ये ड और ढ आपको बहुत कम मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे अभी तो हमने पढ़े, ये वाला ड न जो होता है वो हिंदी वर्णमाला में 3 तरीके से आता है। देखिए पहला आएगा ये जो क वर्ग में आता है ये, और दूसरा आएगा ट वर्ग वाला ये, और ये तीसरा है जिसके नीचे ऐसा करके बिंदी रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनसे कभी भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है। ये हमेशा शब्द के बीच में आएंगे या लास्ट में आएंगे। अब जैसे इससे शब्द बनता है लोढ़ा, ये तो लोढ़ा के नीचे हमेशा बिंदी लगानी चाहिए, यही इसका शुद्ध रूप है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन कर लें, मैंने आपको समझा दिया है। देखिए इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9, उच्चारण और प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी ड और ढ व्यंजनों को सही संज्ञा क्रमांक में है। क्या है? उच्छिप्त, पार्श्विक, लुंठित या अनुनासिक। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। अनुनासिक कौन से वर्ण होते हैं? जो नासिक के वर्ण होते हैं वही अनुनासिक वर्ण होते हैं। वर्ग के पंचम अक्षर कौन कौन से? ये वाला ड, ञ, ण, न और म। ये जो 5 लेटर हैं इन्हें ही हम नासिक के, ये नाक द्वारा बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें अनुनासिक या नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ना तो इसमें ये आया ना ये आया, हमें इनके नाम बताने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये गलत ऑप्शन। फिर आते हैं लुंठित वर्ण पर। अब लुंठित वर्ण कौन सा होता है हिंदी वर्णमाला में? लुंठित वर्ण होता है हमारा र। हिंदी वर्णमाला में एक ही लुंठित वर्ण होता है, कौन सा? ला। उसी तरह से पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है? पार्श्विक वर्ण भी हिंदी वर्णमाला में एक ही होता है, ला। ये आप याद रखिएगा। ओके, उच्छिप्त व्यंजन हम इन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। अब हमारे सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, तो क्या होगा हमारा आंसर? उच्छिप्त व्यंजन। इन्हें हम क्या कहते हैं? ड़ और ढ को क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। इन्हें आगत व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ए और आई क्या कहलाते हैं? ए और आई को हम क्या कहते हैं? मतलब नासिक किसे बोलते हैं? नासिक के तो मैंने आपको अभी बताया है। या नासिक के व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं, हर वर्ग का पंचम अक्षर। ओके फ्रेंड्स, या मूर्धन्य से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं, या कंठ तालव्य से बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए बना काय से है। तो ए काय से बना है? आ प्लस ई के मिलने से हमारा क्या बनता है? ए बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो आ को हम कहाँ से बोलते हैं? आ को हम बोलते हैं कंठ से। ओके फ्रेंड्स, और ई को हम कहाँ से बोलते हैं? तालु से। तो ये क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ए मिलाकर हो जाएगा दोनों का कंठ तालव्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, अब हम आए हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। अपभ्रंश में 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? तो आपको पता होगा हिंदी से पहले हमारी भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही परिवर्तित होकर क्या बनी? हमारी हिंदी बनी। जब हम हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे तब हम आपको ये बात बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो किन 2 वर्णों की कौन से 2 वर्ण आए भाई? कौन से 2 स्वर आए? तो हमारे कौन से स्वर आए हैं? ए और ओ। ये याद रखना है आपको कि पहले अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर थे, फिर 2 नए स्वर आ गए, ए और ओ। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन, आ और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। नंबर 2, अंग और आह को अयोग्य वाह कहते हैं। नंबर 3, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक्य व्यंजन कहलाता है। यह समस्त स्वर अघोष वर्ण हैं। तो आइए समझते हैं एक एक करके। या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये 2 व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में 2 अर्ध स्वर भी होते हैं। कौन कौन से? या और वा, ये सही है। अंग और आह को अयोग्य वाह कहते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि अंग और आह को स्वर की गिनती में नहीं लेते हैं। स्वर हमारे कहाँ तक होते हैं? सिर्फ ओ तक होते हैं, औ तक। कहाँ तक होते हैं? औ तक होते हैं। तो अंग और आह को हम क्या कहते हैं? अयोग्य वाह। ये भी हमारा सही हो गया। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक्य होता है। मैंने आपको बताया था ये वाला वर्ण, ये वाला वर्ण, ये वाला वर्ण, ये और ये हमारे क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के पंचम लेटर हैं। ओके, और ये नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। ये भी मैंने आपको अभी ऊपर बताया, तो ये भी सही है हमारा। पर समस्त स्वर अघोष वर्ण होते हैं, ये गलत है। मैंने आपको पढ़ाया था सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। चौथा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारा 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 10। तो कितनी है फ्रेंड्स स्पर्शी व्यंजनों की? स्पर्श संघर्षी व्यंजनों। आपने अभी तक संघर्षी व्यंजन पढ़ी होंगी। संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? जिन्हें बोलने में वायु संघर्ष करके बाहर निकलती है। तो संघर्ष व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? श, 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 हा, ये हमारे संघर्षी व्यंजन है। पर यहाँ तो एक और वर्ड लग गया यार, इसका क्या करें? तो स्पर्श संघर्षी पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ओके फ्रेंड्स, अब कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? च, छ, जा और झ। ये हमारे क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि ये स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्शी कहा जाता है। और संघर्ष इसलिए क्योंकि इन्हें बोलने में थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ता है हमें, थोड़ी बहुत वायु में मुंह में अंदर घूमती रहती है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये इसमें लिखा भी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं, और संघर्षी व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है समृद्ध, दूसरा विवृत, तीसरा पश्च और चौथा अग्र। तो फ्रेंड्स क्या कहेंगे? देखिए, जिसमें मुंह सबसे ज़्यादा खुले, जिसमें मुंह सबसे ज़्यादा खुले वो होता है विवृत, सबसे ज़्यादा खुलने वाला, और समृद्ध सबसे कम खुलने वाला। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे अधिक मुंह खोलकर कौन सा स्वर बोलते हैं हम? आ। और सबसे कम मुंह खोलकर क्या बोलते हैं हम? ई, उ, उ। ये हमारे काय में आते हैं? समवृत्त में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से दंत ओष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? फ्रेंड्स, आज तो मैं आपसे कहना ही भूल गई, ये प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये छोटा धमाका बड़ा फटाका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज मैंने आपसे कहा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप करें नहीं। ओके फ्रेंड्स, ज़रूर कर देना, क्योंकि आज मैं पढ़ाने में इतना खो गई, मुझे तो याद ही नहीं रहा कुछ भी कहने का। आप तो समझदार हैं, आप कर सकते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन के साथ बने रहिए और प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से दंत ओष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? जिसे हम दांत और ओष्ठ से बोलते हैं वो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वा। ओके फ्रेंड्स, तो आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप इन्हें भी पता कर सकते हैं। वैसे ये बनता है क प्लस सा से। यहाँ आप जब भी आप वर्णों को देखें ना तो तुरंत पता करें, ये त प्लस रा से। देखो हो गया ना, आपको याद रखना। और ये ए काय से बनता है? आ प्लस ए से। सॉरी, ये मात्रा नहीं आएगी, तब बड़ा ए बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको छोटा धमाका बड़ा फटाका कितना पसंद आया। ओके फ्रेंड्स, जिससे अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो मैं और भी बना सकती हूँ, जिसमें आपको कम में पूरा ज्ञान मिल जाए। अभी आपको वर्ण विचार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसमें हर टाइप का क्वेश्चन ऐड कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।